दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस क्लास में 6 नवंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संपूर्ण संकलन होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए, क्या आप रेगुलर बेसिस पर क्लास को फॉलो करते हैं? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेशन की शुरुआत करें। पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, यूनेस्को ने अभी हाल ही में किस भारतीय शहर को खान पान की नगरी यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में दर्जा दिया है या फिर मान्यता दिया है। जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें बेसिकली से इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यही इसका राइट आंसर है। अच्छा, लखनऊ इस कैटेगरी में, इस सूची में शामिल होने वाला, जो यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क की सूची है, तो उसमें शामिल होने वाला ये दूसरा शहर है। हालांकि ओवरऑल ये भारत का 9वां शहर है जो इस सूची में शामिल हुआ है। तमाम जानकारी पिछले क्लास में ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर होगी। पहली बार आप जुड़े हैं तो पहले इस क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा खुद से क्या ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है या फिर नहीं। फिलहाल हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की वर्तमान व 17वीं विधानसभा का कार्यकाल किस तिथि को समाप्त हो रहा है। जब चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी पिछले महीने भी, ये प्रश्न इस तरह से कुछ हमने आपको पढ़ाया हुआ है। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो इसका हम डिटेल आपको देने वाले हैं। अभी चूंकि चुनाव जो है, आज से प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो रहा है, मतलब जो 121 विधानसभा क्षेत्र में इसकी शुरुआत हो रही है। अभी हम आपको बतलाएंगे, मतलब आज होगी शुरुआत, क्या मतलब आज होगी। अगर आप ये वीडियो मॉर्निंग में नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो समझिए कि चुनाव हो रही है या फिर चुनाव संपन्न हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 22 नवंबर 2025 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो इस समय चल रहा है एक्चुअली में, ये इस तिथि को समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखिएगा। बिहार विधानसभा वर्तमान में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल जो चल रहा है, ये 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। एक एक पॉइंट को देखिएगा, समझिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट अगर एग्जाम में पूछे जाए, अगर आप नहीं हल कर पाए तो बड़ा अफसोस होगा। देखिए, संविधान के अनुसार ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य विधानसभा का जो नया चुनाव है, मौजूदा कार्यकाल के समाप्त होने से पहले संपन्न होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 22 नवंबर को जब ये 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, वो समाप्त हो रहा है, तो उससे पहले हमने क्या बोला है कि 18वीं विधानसभा चुनाव जो 2025 में हो रही है, तो ऐसे में 6 नवंबर आज और 11 नवंबर को, मतलब 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। 14 को इसका परिणाम आएगा, उसके बाद सरकार बनेगी। यानी कि सरकार 22 नवंबर से पहले हर हाल में बनना चाहिए, ये संविधान में प्रावधान है। अच्छा, वो चीज यहाँ पर देख लीजिए। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 को, और सरकार मतलब मतगणना जो होगी 14 नवंबर 2025 को हो जाएगी। मतलब ये परिणाम आ जाएगा इस तिथि को कि किसको बहुमत मिला और किसकी सरकार बनी। अब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए, अब चुनाव की चर्चा हम कर रहे हैं तो कई सारी जानकारी और भी देखेंगे कि बहुमत के लिए किसी भी पार्टी, देखिए, किसी भी पार्टी या फिर किसी भी मतलब गठबंधन, मतलब जो उसमें घटक दल होते हैं, सभी को मिला के हम बात कर रहे हैं, तो 122 सीटों पर जीतना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में पहली बार, अच्छा ये चीजें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज प्रथम चरण का चुनाव है। बिहार में पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था, और यह स्वतंत्र भारत का पहला विधानसभा चुनाव भी था जो बिहार में हुआ था। और यहाँ पर इस चुनाव में अगर हम देखें इसका रिजल्ट को, इसका परिणाम को, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्हें बहुमत मिले थे, और परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब एक बात और, ये तो आज़ादी के बाद की बात हुई जब विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन बिहार विधानसभा की बात हो रही तो कुछ जरूरी बातें और भी यहां से आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत खास करके राज्यों में या फिर भारत के राज्यों में प्रांतीय विधानसभा का गठन हुआ था। ये पहली बार था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और इसी के तहत 2 साल पश्चात 1937 में बिहार विधानसभा का भी गठन हुआ।
और उस समय मुख्यमंत्री जो पद है इस समय, तो मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रीमियर कहा जाता था। वो चीज़ यहाँ पर हमने लिखा भी है कहीं पर, देखिएगा। तो जब 1937 में बिहार विधानसभा का गठन हुआ, तो इसी के तहत 23 जुलाई 1937 को, 1937 की हम बात कर रहे हैं, तो राम दयालु सिंह को बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर निर्विरोध चुना गया था। कब? तो ये डेट ध्यान रखिए, 23 जुलाई 1937। ये डेट में 1937 भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर राम दयालु सिंह, पहले, या आजादी के बाद, मतलब ऐसा कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, सिर्फ लिखा गया है कि बिहार विधानसभा के पहले स्पीकर तो राम दयालु सिंह। अच्छा, वे मुजफ्फरपुर जिले से थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो नंदकिशोर यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। क्लियर है? इतनी जानकारी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ सीटों को लेकर जो खास करके चर्चाएं हम अभी करने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, हाउस ऑफ द पीपुल की, और स्टेट काउंसिल यानी कि राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीटें हैं। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बिहार में 75 यानी कि 75 सीट है। इतनी छोटी छोटी जानकारी और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। जब चीज़ों को चेन बना के आप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगी। अब 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम पास हुआ था, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी समझिएगा। तो अभी हम 1937 को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, विधानसभा का जो गठन हुआ था बिहार में, ठीक है, पहली बार। अब यहाँ पर देखिए 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, तो जिसके तहत भारत में पहली बार प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, और 1937 में बिहार में चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल की। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उस समय पद जो था मुख्यमंत्री के नाम से नहीं जाना जाता था, उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था। एक बात ये ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री शब्द जो है ये भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 1950 के बाद ये प्रचलन में आया था। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए। राजेंद्र प्रसाद को आप यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद नहीं, सॉरी, श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा जो कि भारत में बल्कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कमेंट में एक बार मैंने देखा था कि कुछ लोग लिख रहे थे कि सर श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण सिन्हा अलग है क्या, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों एक ही शख्स हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, मतलब कई स्रोत में सिंह शब्द का प्रयोग किया गया और कहीं पर सिन्हा। तो बेसिकली सरकारी दस्तावेज जो आधिकारिक रिकॉर्ड है उसमें अगर आप देखेंगे तो सिन्हा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत सरकार ने ये डाक टिकट जो जारी किया था 2016 में, इसमें भी आपको श्री कृष्ण सिन्हा ही नाम लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो आई होप कि अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। अब ये इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए, पूरा डिटेल में आपको हमने बतला दिया। अब बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई 5 पॉइंट आपके बीच हम रखने जा रहे हैं। बहुत कॉमन सा है, लेकिन कई बार होता है कि यहाँ से कंफ्यूजन का शिकार आप हो सकते हैं। बिहार विधानसभा या फिर विधानसभा का जो कार्यकाल होता है किसी भी राज्य में, वो सामान्यतः 5 साल का होता है। अच्छा, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के नेता कहलाते हैं। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। जिस प्रकार से भारतीय संसद में 2 सदन जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से यहाँ भी विधान परिषद और विधानसभा। इसके बाद किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम 500 सीटें हो सकती है और न्यूनतम 60। याद रखेंगे तमाम बिंदुओं को, और ये तमाम जो पीडीएफ है, जो बोर्ड पीडीएफ है, आप एप्लीकेशन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न ये खेल से संबंधित है और ये प्रश्न बिहार से ही रिलेटेड है। देखिएगा 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 3 दिवसीय 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है? जो ये प्रतियोगिता 5वां ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर प्रियांश जो है ये आपको ध्यान रखना बिहार के किस जिले के हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार के दरभंगा जिले के। राइट आंसर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उतना डिटेल में हमने जानकारी आपके बीच नहीं रखा। खेल और खिलाड़ियों को लेकर बेसिकली
जो भी चीज़ें निकल कर आती है वो तो हम आपको बतला ही रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, बस इतना काफ़ी है। और यहाँ से कुछ और अपडेट आएगी तो वो आगे हम आपको जरूर बतलाएंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, dictionary.com। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। dictionary.com ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? और ये शब्द है 6-7। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा 6-7, 6-7 तब ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे 61-62, 6-7। अब ये हम आपको समझाएंगे कैसे। अब यहाँ पर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। पहले ये जान लीजिए, dictionary.com ने वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर 6-7 को घोषित किया है। आप बोल सकते हैं 6-7 को, और ये पहली बार है जब किसी संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है कि 6-7 शब्द का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर एक अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन या फिर भावना व्यक्त करने वाले सिंबल अर्थात संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। दरअसल अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करें, उदाहरण के लिए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मे बी अगर आप गाँव के रहने वाले हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ शब्द समाज में ऐसे प्रचलित हो जाता है, उसको इतनी बार बोला जाता है, वो एकदम से ट्रेंड में आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ 6-7 को समझिएगा, एक प्रकार से भावना व्यक्त कर रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा कि यह इंटरनेट स्लैंग विशेष रूप से जेन जी और जेन अल्फा युवाओं के बीच वायरल हुआ, जहाँ इसे सोसो यानी कि ठीक ठाक जैसे अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैसे हो, हाउ आर यू, तो इंटरनेट पर जो जेन जी और जेन अल्फा, हो सकता है कि आप इससे परिचित ना हो, तो शॉर्ट में कहेंगे 6-7। मतलब यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, मतलब कि ठीक है भी, ठीक नहीं भी है, ठीक ठाक। मतलब एक उदाहरण के तौर पर समझिए, एक एग्जांपल लीजिए, कैसे हो, ठीक ठाक। मतलब ठीक ठाक का अर्थ यही है कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, ठीक है भी और थोड़ा नहीं भी। मतलब ये शब्द है, मतलब इस तरह से। जैसे एक और है 61-62। कई बार जैसे कि हम लोग बोलते हैं 61-62, 61-62, ठीक है, 19-20, 19-20, मतलब थोड़ा बहुत का ये है। तो इसको समझिएगा, ये एक इंटरनेट स्लैंग है जो ट्रेंड में आया है जेन जी और जेन अल्फा के बीच। अब जेन जी और जेन अल्फा क्या है, सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि जेन जी अभी बहुत ज्यादा खबरों में था। नेपाल में जो तख्ता फलट हुआ वहां पर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया था। इसको समझिएगा, जेन जी आखिर है क्या। देखिए, अगर हम बात करें जेन जी की, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो आइए यहाँ पर जेन जी की जो हम बात कर रहे हैं, ये इसको देखिएगा। जेन जी जो है, ये 1997 के बाद से, जिनका जन्म हुआ है 1997 के बाद से 2012 तक, इसको समझिएगा। 1997 से 2012 तक जो जन्मे हैं, जो इंटरनेट में, बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में मतलब नया नया कदम रखे, मतलब ऐसी अवधि में जो जन्म लिए हैं, उसे जेन जी की संज्ञा दिया गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें जेन अल्फा की, तो जेन अल्फा में ध्यान रखिए 2012 से लेकर 2025 तक, यानी कि वैसा जनरेशन जो इंटरनेट के दौर में ही, मतलब उनका जन्म हुआ, इंटरनेट के दौर में ही वो पले बड़े हैं। तो 2025 तक को, 2012 से 25 तक को जेन अल्फा में रखा जाता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखिए, कई बार हो सकता है कि इस तरह के ट्रेंडी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पर dictionary.com ने वर्ड ऑफ द ईयर 6-7 को घोषित किया है, लेकिन इससे पहले 2024 में डेम्यूर को घोषित किया गया था। तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके बीच है, आंसर करने का प्रयास कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसे कि तूतन खामेन की 3000 वर्ष है, मतलब जिसमें यहाँ पर तूतन खामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र और 7000 वर्षों की 50,000 से ज्यादा कलाकृतियां मौजूद है यहाँ पर। मतलब एक लंबा समय अंतराल में इस म्यूजियम को तैयार किया गया है। इस म्यूजियम का नाम है ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम, जेम। और ये आपको ध्यान रखना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है।
और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। कई जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे, जैसे जैसे यहाँ पर मूर्तियाँ मिली है, जैसे जैसे यहाँ पर मम्मी मिली है। मम्मी मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हजारों सालों से उसे मतलब ऐसी प्रक्रिया के तहत रखा जाता है कि सब सुरक्षित रहता है। मतलब एक प्रकार से वो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से संरक्षित रखा जाता है। और तूतन खामेन की भी वहाँ पर मिली है, कब्र में पूरा एकदम जो कॉफिन होता है उसमें मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये किस देश में है तो मिस्र यानी कि इजिप्ट में है। और इसको समझिएगा किस प्रकार ये यहाँ पर हमने लिखा है कि इजिप्ट मिस्र में बना दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अभी हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया, जिसमें कि तूतन खामेन एक फराओं था। अब फराओं क्या है, अगर हिंदी में समझने का प्रयास करें तो फराओं यानी कि राजा अर्थात किंग, जो वहां पर शासन किए थे। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, इसको हमने डिटेल में लिखा, आगे वो चीज़ हम देखेंगे। तो तूतन खामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र मिली है और ये निकला है उससे। और ये जो आप देख रहे हैं सोने की आकृति है। और ये मतलब उस समय मिस्र में ऐसी परंपरा थी, जो पिरामिड वगैरह होते थे वो बेसिकली ये कहा जाता है कि वो बेसिकली कब्र होता था, उसके अंदर कब्र मिलते थे। और उसमें इतनी मतलब मात्रा में मतलब कि धन संपत्ति, आभूषण और जरूरत के सामान रखे जाते थे। उन लोगों का मानना था कि अगली दुनिया में जब इनका देहांत हो गया, जब अगली दुनिया में जा रहे हैं, तो वहां पर ये चीजों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगली दुनिया या फिर अगले जन्म में। तो इस मान्यता के साथ वो चीजें रखी जाती थी। तो एक प्रकार से लुटेरों ने इसे लूटने का भी प्रयास किया, बहुत सारे कब्र को ध्वस्त कर दिया, लूट लिया पूरी तरह खजाना। और आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये जो है तूतन खामेन जो फराव थे, इसका बचा रहा 3000 साल से ये मतलब छुपा रहा। और ये एकदम से खास करके बोल सकते हैं ये मिट्टी के अंदर चले गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसकी खोज भी, वो चीज़ें अभी आप देखेंगे। देखिए म्यूजियम का नाम क्या है तो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम जेम। और यह म्यूजियम गीजा के पिरामिडों के पास है। गीजा का जो महान पिरामिड है वो इजिप्ट मिस्र में ही है। इस म्यूजियम को बनाने में करीब $1 अरब से ज़्यादा राशि लगी है, मतलब लागत है। 1922 में ब्रिटिश पुराविद हावर्ड कार्टर ने ये कब्र को खोजा था तूतन खामेन की। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तूतन खामेन की बात करें तो सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र की सत्ता पर वो काबिज हुए थे और 18-19 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। और यह कब्र लगभग 3000 वर्षों तक छिपी रही, क्योंकि रेत, चट्टान और मलबे ने इसे ढक दिया था। अभी तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे, इसको देखिएगा, समझिएगा। ये ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है जो मिस्र में गीजा के पिरामिड के सामने आपको दिख रहा है। ये गीजा के महान पिरामिड है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये संरचना आपको दिख रहा है, और समझिए कि इतनी बड़ी संरचना है, काफी बड़ी है। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े मतलब आकार में जो पत्थरों को रख के तैयार किया गया है, समझिए कि कितनी बड़ी उत्कृष्ट एक प्रकार से मतलब ये शैली रही होगी। कौन कौन सा मशीन का इसमें इस्तेमाल हुआ होगा 3000-4000 साल पहले, तो इसको समझिएगा। यही म्यूजियम है। और यहाँ पर आगे भी तस्वीर हमने आपके बीच रखा, ये म्यूजियम के अंदर की एक तस्वीर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक जानकारी और, जो हम गीजा के महान पिरामिडों की बात कर रहे हैं, तो मे भी इंटरनेट पर यूट्यूब पर आपने वीडियोज वगैरह देखा होगा। इसको देखिएगा, समझिएगा। तूतन खामेन की जो बारे में खास करके पिरामिड के संदर्भ में उनकी कब्र को लेकर जो खोज हुई है, जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, एक जानकारी आपको दे दें दोस्तों। अगर आप बीपीएससी या फिर यूपीएससी मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है, तो आपको ध्यान रखना कि ये जो कोर्स हमने लाया है, इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए कि तैयारी आपकी बेहतर हो। मुख्य परीक्षा की करंट अफेयर्स की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, चीजें यहाँ पर बेहतर हम आपको दे रहे हैं। अभी ये टॉपिक हमने रिसेंटली कवर करवाया कि जो इसरो का जो एक भारी संचार उपग्रह, अब तक का जो सबसे भारी संचार उपग्रह है, ये इस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, LV-M3M5 से। इसको लेकर मेंस का एक खतरनाक, एक अच्छा, एक प्रभावशाली प्रश्न वो हमने आपको दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्या उपलब्धियां होंगी, क्या इसका कार्य उद्देश्य रहेगा, मतलब ये तमाम बिंदुओं को इसमें हमने कवर किया है। इसको जरूर देखिएगा। और जो लोग नहीं इससे जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। इसमें आपको प्रीलिम्स का भी मटेरियल मिलेगा। जो लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, कोशिश कीजिए कि आप इस वाले कोर्स को लें। लेकिन बीपीएससी के अतिरिक्त बिहार में अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में है, तो आप इस वाले कोर्स को लीजिएगा, जो विजेता बैच है करंट अफेयर्स का। ये विजेता बैच करंट अफेयर्स का आपको
आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें करंट अफेयर्स का संपूर्ण कवरेज आपको मिलेगा। लेकिन उसको लेते हैं बीपीएससी मेंस वाले को, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी आपको मिलेगी, और वो तभी आप लीजिएगा जब बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में मूल रूप से आप लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 45 वर्षीय किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है? तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दें, रोहन बोपन्ना को तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना 45 वर्ष की आयु में ये पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही जो उनका 20 से 22 साल का टेनिस कैरियर था, वो यहाँ पर आपको मतलब ध्यान रखना है कि वो अब समाप्त हो चुका है। मतलब टेनिस में जो 20 से 22 साल का कैरियर था, उसकी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं वो इरा का मतलब वो इंड हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर रोहन बोपन्ना का जन्म 4 मार्च 1980 को कुर्ग कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक एक स्थान है, कुर्ग यहीं पर हुआ था। और 1900 नहीं बल्कि 2002 में भारत के लिए डेविस कप का जो संबंध है वो टेनिस से है। ये ध्यान रखिए, टेनिस का विश्व कप भी इसे कहा जाता है, डेविस कप को। तो डेविस कप खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में इन्होंने किया था। रोहन बोपन्ना के जीवन की 2 प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इनमें एक तो पिछले ही साल आया था 2024 में, और ये वाला चूंकि अभी ये संन्यास लिए हैं तो 2024 वाला मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब मेंस डबल्स कैटेगरी में इन्होंने अपने नाम किया था, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर। और ये प्रश्न ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले साल। इससे पहले 2017 में इन्होंने फ्रेंच ओपन का जो मिक्स डबल्स का खिताब था, ये कनाडा के गैब्रिएला डेब्रोवस्की के साथ इन्होंने अपने नाम किया था। इसको ध्यान रखिए, दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और 2024 वाला मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। डेविस कप के बारे में अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि पुरुषों की टेनिस से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, टेनिस से जुड़ा हुआ है मेंस टेनिस से। और ध्यान रखिए, टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो है 1980 में अमेरिका के ड्वाइट एफ डेविस ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसे डेविस कप कहा गया। तो इन बातों को ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन, जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक महान क्रिकेटर हुए, और आपको ध्यान रखें इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास ले लिया है। तो न्यूजीलैंड के हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जर्सी को देख के समझ रहे हैं, मान लीजिए ये शख्स का चेहरा आपको याद नहीं है, लेकिन तस्वीर में आप देख रहे हैं कि काली कलर की जर्सी में है, और ये जर्सी किसकी है? तो न्यूजीलैंड की है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है तो एक जानकारी जो अभी हाल ही में आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, वहां से देख लेते हैं। हालांकि चीजें हम विस्तार में आपको बतला चुके हैं, लेकिन एक अलग तरीके से एक और प्रश्न आपके बीच हमने रखा है। देखिए, किनकी कप्तानी में, अभी डिटेल में हम समझेंगे, किनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल के लंबे इंतजार के बाद हाल ही में 2025 में पहली बार एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। तो टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर चीजों को समझते हैं एकदम विस्तार में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप है ये जीत लिया है 2025 का जो 13वां संस्करण है, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। ये चीज यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, रिलेट कीजिएगा, 52 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराया है, और ये संयोग देखिए कि 52 साल बाद यह जीत हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मिली है भारत को। दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर ये मतलब उपलब्धि भारत ने हासिल किया है। तो ये संयोग ही है कि 52 साल बाद 52 रनों से हरा दिया इसे, तो दक्षिण अफ्रीका को। इससे पहले भारत 2005 और 17 में फाइनल तक जरूर पहुंचा था, लेकिन खिताब तक नहीं पहुंच पाया, नाकाम रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों शिकस्त मिले थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक 7 बार इस खिताब को जीता है, इंग्लैंड 4 बार, 7-11 हो गया, एक बार न्यूजीलैंड जीता है, ये हो गया 12, और 13वां संस्करण अभी हाल ही में भारत ने अपने नाम किया है। इस चीज को ध्यान रखिए। विमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 के समय में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उन्हीं के कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ये वही वर्ष है जब पटना में चिड़ियाघर का निर्माण हुआ था, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। हालांकि उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत पहली बार विमेन्स वर्ल्ड कप में 1978 में शामिल हुआ था। भारतीय विमेन्स टीम
उस समय कप्तान डायना एडुल्जी थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने लिखा भी है, डायना एडुल्जी की कप्तानी में ये मतलब शामिल हुई थी भारतीय महिला टीम 1978 में पहली बार। और हालांकि तब से ये खिताब जीतने में 47 साल का समय लग गया। मतलब 1978 से काउंट करें तो 47 साल का समय लगा। लेकिन अगर इस पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी, अगर तब से काउंट करें तो 52 साल का वक्त लगा। मतलब पुरस्कार की स्थापना के बाद से देखें तो दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में ये आपको ध्यान रख लेना है। दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको हम जानकारी दे दें, ये चौथी बार था जब इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत ने किया। वास्तव में इस बार 2025 में 13वें एडिशन की मेजबानी श्रीलंका और भारत ने संयुक्त रूप से किया। यहाँ पर वो चीज हमने लिखा। अब प्रतियोगिता के संदर्भ में विजेता भारत, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज या फिर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को, सबसे अधिक रन दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट और सबसे अधिक विकेट भारत की दीप्ति शर्मा। ये पुरस्कार आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30 सितंबर से शुरुआत हुई थी प्रतियोगिता की और 2 नवंबर तक चला। यहाँ पर उन बिंदुओं की चर्चा हमने कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया 7 बार, इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार और अपना भारत 1 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए, अब यहाँ पर वो तमाम चीजें कल भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, आज हम नहीं करेंगे, इसे हम स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व विज्ञान में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। देखिएगा, पुरातत्व विज्ञान में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अभी हाल ही में जो कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 2025 संस्करण है, ये प्रोफेसर रविंद्र कोरी सेट्टार को दिया गया। प्रोफेसर रविंद्र कोरी सेट्टार को, ये नाम ध्यान रखिएगा, इन्हीं को ये दिया गया है। और आपको ये बता दें, यह पुरस्कार जो है, जैसे यहाँ पर वो लिखा गया किन्हें मिला, लेकिन ये जो पुरस्कार है क्यों दिया जाता है, तो पुरातत्व अध्ययन, शैक्षणिक योगदान और साथ ही साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में ये उनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए अभी हाल ही में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। किन्हें? तो प्रोफेसर रविंद्र कोरी सेट्टार को। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1966 में और ये कर्नाटक के नागरिकों को कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, इसके अतिरिक्त समाज सेवा और सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट योगदान, उनकी उत्कृष्ट कार्य जो समाज पे कुछ प्रभाव डाला हो, उसको सम्मानित करने की दिशा में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ताकि लोग देखें कि उन्हें पुरस्कार मिला है, लोग उसके प्रति प्रभावित हो और ये चीजें मतलब अधिक मात्रा में मतलब बढ़े और लोग भी मतलब ये मतलब क्षेत्रों में उत्कृष्ट का सम्मान जो अगर हम देखते हैं किसी भी पुरस्कार के, तो लोगों में ये भावना उत्पन्न होती है कि काश मैं भी ऐसा करता तो मुझे भी सम्मान मिलता। तो किसी भी मतलब क्षेत्र में जो सम्मान दिया जाता है उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी लगन को ध्यान में तो रखा जाता ही है, लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी होता है कि समाज में इसका असर जाएगा, लोग जानेगा। ठीक है, और इसी दृष्टिकोण से सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 नवंबर 2025 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह कितना हो गया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 1.91 लाख करोड़ हो गया। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब जीएसटी की बात हो रही तो जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। अब इसको समझेगा, डिटेल में चर्चाएं जीएसटी को लेकर हमने किया है। अब यहां पर देखिए कि जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू हुए थे। 1954 से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में भारत और चाइना के मध्य हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, 1954 में फ्रांस में लागू हुआ और प्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। और भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया और आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। भारत में जीएसटी अपनाने के जो विचार है पहली बार 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुझाया गया था। मतलब उस समय की बात हो रही है, वर्ष 2000 की, और लागू होते होते 17 साल का समय लग गया।
तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए जीएसटी के बारे में। ये 2-3 जो पॉइंट यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा और ये कैसा उदाहरण है, मतलब टैक्स की अगर हम बात करें, और ये कब लागू हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलें। बीपीएससी एईडीओ टेस्ट सीरीज को लेकर एक अपडेट आप सभी को हम दे दें कि जितने भी लोग बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे लिए हुए हैं, आप लोगों को एडिशनल रूप में, जैसे कि यहाँ पर हम तीनों पेपर का टेस्ट आपको दे ही रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज भी 120 टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 हो गया फुल लेंथ टेस्ट जो कि तीनों पेपर से रिलेटेड होगा, 120 हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो कितना हो गया, 170 हो गया। और इसके अतिरिक्त आपको हम यहाँ पर करेंट अफेयर्स का 100 प्रश्नों का अनलिमिटेड, जितने भी पिछले 2 साल में प्रश्न बने हैं, मतलब अनलिमिटेड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स का 100 प्रश्नों का यहाँ पर सेट हम आपको दे रहे हैं। और मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी ई बुक यानी कि जो पत्रिका है, वो जो आती है, पीडीएफ जो आती है, वो भी उसी में आपको मिलेगा। अतिरिक्त रूप से इसका कुछ भी आपको पे नहीं करना है। और ये एईडीओ के लिए स्पेशली होगा, मतलब एईडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस क्लास को, इस क्लास नहीं बल्कि इसको, इस बैच को, मतलब जो कोर्स है टेस्ट सीरीज का, इसको ले लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आते, अच्छा ये चीज़ कितने मिलेगी, तो आपको केवल और केवल 299 रुपये मिलेगी। लेकिन आप इस कूपन कोड न्यू को अप्लाई करेंगे तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, 254 या फिर 255 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी यानी कि किस न्यूक्लियर सबमरीन का सफल प्रक्षेपण किया है जो अपने पोसेडॉन परमाणु टॉर्पीडो से लैस है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है ये है खाबरोवस्क, इस नाम से एक न्यूक्लियर सबमरीन की, मतलब अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया गया रशिया द्वारा। यहाँ पर डिटेल में चीजें आपके बीच हमने रखा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। बेसिकली समुद्र के नीचे परमाणु हमला करने में सक्षम है, पूरी जानकारी एकदम डिटेल में आपके बीच हमने रख दिया। हालांकि हम यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो अत्याधुनिक ठोस ईंधन तकनीक पर आधारित है? तो हवासोंग 19 इसका नाम है, विकल्प नंबर सी होगा। अच्छा इसके बारे में चर्चाएं यहाँ पर विस्तार में लिखा गया है, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ये दे दें, ये ठोस ईंधन से संचालित होती है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है जानते हैं? 15,000 किलोमीटर। समझ लीजिए कि दुनिया में किस किस देश को टारगेट कर सकती है, अमेरिका तक के कई हिस्सों को निशाना बना सकता है। एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर कोरिया द्वारा, मतलब समझिए काफी यहाँ पर ये तानाशाही जो है, मतलब तानाशाही तो देश में है लेकिन पूरी दुनिया में अपनी ताकत को एक प्रकार से उजागर करने की दिशा में, मतलब ये किया जा रहा है। और पूरी बातें मीडिया में नहीं आई है, मीडिया में पूरी बातें नहीं आई है, बस यहाँ पर जहाँ से ये खास करके जो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया वो जगह तक भी गुप्त रखा गया है। लेकिन ये तमाम बातें पता नहीं कैसे वहां से निकली है, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए ये भी हाल ही में उत्तर कोरिया ने इसका प्रक्षेपण किया, क्योंकि अच्छा हाँ प्रक्षेपण किया, बाहर गया, क्योंकि ये अभी हाल ही में सी ऑफ जापान में जा गिरा था, तो हो सकता है वहां से बातें निकल कर आई होगी। तो ये चर्चाएं ध्यान रखिएगा, मतलब जो मीडिया में चल रही वही चीजें हैं। भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है जिन्होंने न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई या फिर BR गवई का स्थान लिया है? तो आपको ध्यान रखना न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, यही है जस्टिस सूर्यकांत। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए। इस क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके बीच किया और मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही है। डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आज की क्लास का प्रश्न है कि भारत के पहले पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य के रूप में प्रसिद्ध किस राज्य ने अभी हाल ही में भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बनने की घोषणा की है? चर्चाएं विस्तार से हम कर चुके हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों एईडीओ का टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, अच्छा ये बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज है, तीनों पेपर का आपको मिल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त बिहार एसएससी सीजीएल का जो बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का नाम है हुंकार बैच। एसएससी सीजीएल की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट आपकी होगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, और यहाँ पर कंप्लीट जो है प्रिपरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। ये विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये बिहार एसआई पुलिस एसआई का एक करंट अफेयर्स का टारगेट बैच है, रिवीजन यहाँ पर आपकी हो रही है। चीजें ऑलरेडी हम उपलब्ध करा चुके हैं, इसमें पूरा क्लास और क्लास नोट्स पीडीएफ आदि, लेकिन अभी इसका रिवीजन चल रहा है, चूंकि एग्जाम नजदीक है
तो इसको आप ले सकते हैं। केवल और केवल इसका जो फ़ी है वो आपको ध्यान रखना 200 रुपये के आसपास है, और ये आपको ध्यान रखना बीपीएससी मेंस का है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सेशन को समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतलाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।